नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके जानेंगे। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे बांग्लादेश के दौरे पर, जहां पर हुआ भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। बड़ी खबर निकल के आ रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। पाकिस्तान को लगी मिर्ची, दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों फिलहाल सन की तानाशाह किम जोंग उन ने लॉन्च की 2 बैलिस्टिक मिसाइलें। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जापान के इकोनॉमिक जोन के बाहर दाग दी 2 बैलिस्टिक मिसाइलें, बढ़ सकता है तनाव। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों फिलहाल ईरान और इजराइल में टकराहट फिर से बढ़ सकती है। आपको बता दें, भारत आ रहे इजराइल के जहाज पर ईरान ने दागी मिसाइल। अरब सागर में बढ़ी टेंशन। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है, मिसाइल से हुआ अटैक। वहीं भारत बंद को लेकर भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच म्यांमार में तख्ता पलट के बाद सेना खेल रही खून की होली। 2 महीने में 320 लोगों की मौत। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ये भी जानना आपको बेहद जरूरी है। तो दोस्तों सब कुछ खबर जाने के, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें। फिलहाल बांग्लादेश में प्रधानमंत्री मोदी वार मेमोरियल के बाद भारतीय समुदाय से मुलाकात जारी है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, पीएम मोदी को दिया गया है गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरा शुरू हो चुका है। और इस बीच कोरोना काल में पीएम मोदी का यह पहला विदेशी दौरा है। बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में थे, जहां पर पश्चिम बांग्लादेश प्रधानमंत्री मोदी पहुंच भी गए हैं। और यहां पर प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उनका जोरदार स्वागत किया और पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए पीएम मोदी बांग्लादेश पहुंचे थे। बांग्लादेश पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने शेड्यूल के मुताबिक सबसे पहले ढाका में सवार शहीद स्मारक पहुंचे और वहां उन्होंने एक पौधारोपण भी किया। वहीं शहीद स्मारक में पीएम मोदी ने विजिटर्स बुक में संदेश लिखकर अपने हस्ताक्षर भी किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री एक अब्दुल मोमेन ने कहा है, फिलहाल बिना एक गोली के हम हमारे सभी लक्ष्य हासिल कर रहे हैं। तो दोस्तों एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश पहुंचे और पीएम मोदी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। और वहां के मतुआ समुदाय के लोगों ने भी पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया है। आपको बता दें, ढाका में बोहरा समुदाय के लोगों से पीएम मोदी ने मुलाकात की है और इस दौरान गुजराती में भी बात की गई है। ढाका में आपको बता दें, पीएम मोदी ने बड़े पैमाने पर मुस्लिमों से मुलाकात की है, जिसके बाद से पाकिस्तान को करारा झटका लगा है एक तरीके से पीएम मोदी के इस दौरे के बाद से। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, जापान के इकोनॉमिक जोन के बाहर उत्तर कोरिया ने लॉन्च की 2 बैलिस्टिक मिसाइलें, बढ़ी टेंशन। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल उत्तर कोरिया ने जापान के निकट समुद्र में 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च कर दिया। और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि फिलहाल जापान की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि फिलहाल लोगों की जान और माल की सुरक्षा के लिए हम सभी प्रयास कर रहे हैं, पूरी स्थिति को विश्लेषण कर रहे हैं और नज़र बनाए हुए हैं। इससे पहले जापानी सेना ने कहा है कि उत्तर कोरिया के मिसाइल जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के पास आकर गिरे हुए थे। आपको बता दें, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलों के लॉन्च होने के बाद ये मिसाइलें लॉन्च की गई, जिससे टकराहट की सिचुएशन फिर से जापान और उत्तर कोरिया में बढ़ गया तानाशाह। आखिर क्या करना चाहते हैं, हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, भारत आ रहा है इजराइल के जहाज पर ईरान ने दागी मिसाइल। अब अरब सागर में टेंशन की शुरुआत। जी हाँ, बड़ी खबर, भारत आ रहे इजराइल के जहाज पर ईरान ने मिसाइलें दाग दी हैं। इजराइल और ईरान के तनावपूर्ण संबंधों के बीच एक इजरायली सिक्योरिटी अधिकारी का कहना है कि अरब सागर में इजराइल के कार्गो शिप पर मिसाइल ने हमला कर दिया है। इस अधिकारी का कहना है कि यह जहाज़ इजराइल का था और यह हमला ईरान ने कराया है। आपको बता दें, रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार यह शिप तंजानिया से भारत आ रहा था। हालांकि इस हमले में शिप को खास नुकसान नहीं पहुंचा और यह शिप अपनी यात्रा को बदस्तूर जारी रख पा रहा है। और चैनल 12 न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार पोर्ट सिटी हाइफा में मौजूद एक्सटी मैनेजमेंट इस शिप का मालिकाना हक रखते हैं। इस हमले को लेकर अब तक इजराइल सरकार के अधिकारियों ने कोई कमेंट नहीं किया है। इस बीच आपको बता दें, हमले के बाद ये शिप काफ़ी धीमी गति से चल रहा था, लेकिन 3 घंटे बाद इस जहाज़ ने अपनी सामान्य स्पीड पकड़ ली थी। और गौरतलब है कि पिछले महीने गल्फ ऑफ ओमान में ऐसी ही एक इजरायली जहाज़ पर हमला हुआ था।
हम चलते हैं अपडेट भारत बंद का कहाँ कैसा असर देखने को मिला ये भी आपको बता दें। भारत बंद पूरी तरीके से फ्लॉप रहा दोस्तों। भारत बंद करने की कोशिश तो की गई लेकिन फिलहाल असर कोई बड़े पैमाने पर देखने को नहीं मिला है। फिलहाल आपको बता दें यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में एक तरीके से भारत बंद के नाम पर नौटंकी करने वाले लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा है कि बहुत नौटंकी नहीं चलेगी, जो इस तरीके से कांड कर रहे हैं वो ठीक नहीं, उनको शिकंजा उन पर कसा जाएगा। हम चलते हैं अपडेट संकट में बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी। इजराइल में फिर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। दरअसल इजराइल में मंगलवार को हुए चुनाव में मतगणना पूरी हो चुकी है और इस बार किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। नेतन्याहू की लिकुडी पार्टी सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी, लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए सरकार के गठन की राह और मुश्किल हो सकती है। 2 साल के अंदर चौथी बार हुए चुनाव में मतगणना के बाद नेतन्याहू की लिकुडी पार्टी सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी है। हालांकि 120 सदस्यीय नेसेट में बहुमत के लिए ये ज़रूरी है कि 61 सदस्यों के आंकड़ों तक पहुंचने का रास्ता अब भी स्पष्ट नहीं है। इसराइल के को बुरी तरीके से बटे राजनीतिक परिदृश्य में वाम, दक्षिण और मध्य मार्गों धड़ों वाला नेतन्याहू विरोधी खेमा उनके कुछ दोस्तों से विरोध बने नेताओं की बात कर रहा था। हम चलते हैं अपडेट म्यांमार में तख्ता पलट के बाद सेना खेल रही खून की होली। 2 महीने में 320 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। जी हाँ, म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद वहां आम लोगों के खून से होली खेली जा रही और 1 फरवरी को सैन्य तख्ता पलट के बाद वहां की सेना ने लोकतंत्र के बहाली की चाहत रखने वाले प्रदर्शनकारियों पर सितम ढाया है। सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन में सेना लगातार आम लोगों का खून बहा रही है और इस खून संघर्ष में अब तक वहां 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। असिस्टेंट एसोसिएशन फॉर पॉलिटिक्स प्रिजनर्स AAPP के मुताबिक 1 फरवरी को म्यांमार में हुई तख्ता पलट के बाद हिंसा में कुल 2981 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 320 लोग मारे गए हैं। प्रदर्शनकारियों को जबरन गिरफ्तार किया जा रहा है और उन्हें आरोपित किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। म्यांमार में लगातार इस तरीके से तख्ता पलट समेत चीज़ें जारी हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट। फिलहाल चीन ने मानी लद्दाख में तनाव कम होने की बात, लेकिन LAC के बाकी इलाकों से सेना की वापसी पर साधी गई चुप्पी। चीनी सेना ने गुरुवार को कहा है कि प्योंगयांग झील इलाके में सैनिकों को पीछे हटाने के लिए भारत के साथ की गई संयुक्त कोशिशों के चलते पूर्वी लद्दाख में तनाव कम हुआ है, लेकिन उसने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC से लगे बाकी इलाकों में सैनिकों को हटाने के बारे में कोई संकेत नहीं दिया है। सिलसिलेवार सैन्य एवं कूटनीतिक वार्ताओं के चलते दोनों देशों ने प्योंगयांग झील के उत्तरी और दक्षिणी तटों से सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया पिछले महीने पूरी कर ली है। दोनों देशों ने सैनिकों को पीछे हटाने को लेकर हुए समझौते के तहत ऐसा किया है। LAC से लगे शेष इलाके से सैनिकों को हटाया जाना बाकी है। भारतीय थल सेना हॉट स्प्रिंग, गोगरा और ड्रेपसांग जैसे इलाकों से भी सैनिकों को तेजी से हटाने की प्रक्रिया पर जोर दे रही है ताकि परिवर्तीय क्षेत्र में तनाव को कम किया जा सके। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल भारत में आर्की एडमिरल ने माना भारत के रूस के साथ अच्छे संबंध हैं, प्रतिबंध नहीं विकल्प पर देना होगा जोर। जी हाँ, अमेरिका के एक शीर्ष एडमिरल ने सांसदों ने कहा है कि अमेरिका को ये समझने की ज़रूरत है कि सुरक्षा सहयोग और सैन्य साजो सामान के लिए भारत के रूस के साथ पुराने संबंध हैं और बाइडेन प्रशासन को S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद को लेकर प्रतिबंधों की जगह नई दिल्ली को मॉस्को से विमुख करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एडमिरल और जॉन इक्योविली ने अमेरिकी हिंद प्रशांत कमान के अगले कमांडर के तौर पर मंगलवार को अपने नाम की पुष्टि की ली हुई सुनवाई में ये बातें कही हैं। वो रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने के भारत के फैसले पर पूछे गए सीनेटर जीन साइन के सवाल का जवाब दे रहे थे। यानी एक तरीके से मान रहा है अमेरिका भी अगर S-400 को लेकर भारत से वो भिड़ा या भारत पर प्रतिबंध लगाने की सोचा तो एक तरीके से कहीं ना कहीं अमेरिका को ही ये भारी पड़ेगा। हम चलते हैं अपडेट। फिलहाल तेल के नए उत्पादक देश से भारत आई पहली खेप, ओपेक देशों को बड़ा झटका देने की तैयारी। जी हाँ, भारत पहली बार दक्षिणी अमेरिका से कच्चे तेल खरीद रहा और इस बीच भारत दुनिया का एक ऐसा तीसरा देश, सबसे बड़ा देश है जो इतनी बड़ी मात्रा में कच्चे तेल को आयात करता है। आपको बता दें कि भारत ने पहली बार दक्षिणी अमेरिका के देश गुयाना से कच्चे तेल खरीदा है। 8 अप्रैल को इसकी पहली खेप भारत आएगी। जानकारी मिली है कि फिलहाल ये खेप गुजरात के मुंद्रा
पोर्ट आएगी। भारत के इस फैसले से ओपेक देशों को बड़ा झटका लग सकता है और इससे पहले भारत अपने तेल की आपूर्ति का बड़ा मध्य पूर्व के देशों से आयात रखना आया है। हम चलते हैं अपडेट। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के गठे जोड़ से डरा चीन। कहा, हम क्वाड की दृढ़ता से करते हैं विरोध। जी हाँ, चीन ने गुरुवार को कहा है कि अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड गठबंधन का दृढ़ता से विरोध करते हैं और उसने अमेरिका से बिना बात से विवाद से बचने और क्षेत्र की शांति व स्थिति के लिए योगदान करने को कहा है। चीन रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नल रेनू ओंगवांगको के एक ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में ये बातें कही हैं। उनसे हालिया क्वाड शिखर सम्मेलन और अमेरिकी राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवन ने इस कथन के बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फिलहाल क्वाड के नेताओं ने चीन द्वारा पेश की जा रही चुनौतियों पर चर्चा की है और इसके बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। क्वाड देश चीन के खिलाफ है, था और रहेगा। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका क्वाड गठबंधन का दृढ़ता से एक तरीके से बात है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है जहाँ पर चीन अमेरिका के बीच बड़ी अपडेट। बाइडेन ने पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन को लथाड़ा। दरअसल आपको बता दें, जो बाइडेन ने पद संभालने के बाद गुरुवार को पहली बार औपचारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। बाइडेन ने अपने संबोधन में अमेरिका से कोरोना की स्थिति, कोरोना वैक्सीन, चीन के साथ संबंध को लेकर उत्तर कोरिया के प्रति रुख और 2024 में फिर से चुनाव लड़ने की संभावनाओं समेत विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना पद संभालने के लिए 100 दिन के लिए भीतर अमेरिकी देशों को 20 करोड़ डोज लगवाने की शपथ ली है। अमेरिका कोरोना महामारी से सबसे अधिक प्रभावित देश रहा है और यहाँ कोरोना संक्रमितों के साथ ही मरने वालों की संख्या सबसे अधिक रही हुई है। बाइडेन ने खुलासा किया है कि उन्होंने पद संभालने के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 2 घंटे की बातचीत की थी। उन्होंने कहा है कि फिलहाल मैंने जिनपिंग से ये साफ कर दिया है कि अमेरिका टकराव नहीं चाहता है, लेकिन हमारा कंपटीशन कड़ा होगा। बाइडेन का बड़ा ऐलान आया है। हम चलते हैं अपडेट। एनआरसी भारत का अंदरूनी मामला। बंगाल चुनाव और पीएम के बांग्लादेश दौरे से पहले बोले हसीना के सलाहकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर बांग्लादेश पहुंचे और इस बीच पीएम मोदी यहां अपनी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना के साथ मुलाकात किया है। इस बीच आपको बता दें, उससे पहले ही एनआरसी को लेकर बड़ा बयान निकल के आया है। शेख हसीना के सलाहकार ने एनआरसी को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि फिलहाल एनआरसी, जी हाँ, एनआरसी एक तरीके से भारत का अंदरूनी मामला है, इसमें बांग्लादेश कुछ नहीं कर सकता है। तो दोस्तों अब बांग्लादेश भी इस बात को स्वीकार कर रहा है। हम चलते हैं अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें 2 हफ्ते के अंदर मुख्तार अंसारी को यूपी के भेजे, पंजाब सरकार भेजे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। बड़ी खबर निकल के आ रही है, यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी को झटका लगा। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दे दिया है। अंसारी को पंजाब की जेल में यूपी की जेल में शिफ्ट किया जाएगा। टॉप कोर्ट ने इस बात में कहा है फिलहाल एमपी मल्लम कोर्ट तय करे कि उसे कहाँ रखना है। बताया गया है फिलहाल मुख्तार अंसारी ने खुद को बचाने के लिए मामले को दिल्ली ट्रांसफ़र करने की मांग की थी, हालांकि कोर्ट ने उसकी याचिका ठुकरा दी थी। यूपी के मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी कथित जबरन वसूली मामले में पंजाब के रूपनगर जिला जेल में बढ़े हैं। यूपी में उनके विरुद्ध कई मामले लंबित हैं। योगी सरकार ने उनके ट्रांसफ़र के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही, यूपी में पंचायत चुनावों को लेकर बड़ी खबर। 4 चरणों में होंगे यूपी के पंचायत चुनाव। जी हाँ, आपको बता दें यूपी के पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है। इस बीच 4 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाने का ऐलान कर दिया गया है। ये पंचायत चुनाव 4 चरणों में कराए जाएंगे, जहाँ पर पहले चरण की बात करें तो यहाँ पर 15 अप्रैल को होगा, दूसरा चरण 19 अप्रैल, तीसरा 26 और चौथा 29 अप्रैल को चुनाव लड़ा जाएगा। इस बीच आपको बता दें कि 3 अप्रैल से शुरू होने वाली पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया होगी। दूसरे चरण 7 से 8 अप्रैल होगा। तीसरे चरण में नामांकन की प्रक्रिया 17 अप्रैल से 15 अप्रैल तक होगी। चौथे चरण में 17 अप्रैल से 18 अप्रैल तक नामांकन होगा। इस बीच आपको बता दें कि 15 अप्रैल के चुनाव के सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हल्द्वानी, अयोध्या, बस्ती, संत कबीर नगर के साथ साथ दोस्तों फिलहाल बड़ी बात निकल के आ रही है कि गोरखपुर, जौनपुर,
हरदोई भी होगा। इस बीच 19 अप्रैल को बात करें तो 20 जिलों में मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुर, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोड़ा, महाराजगंज, वाराणसी, आजमगढ़ है। 26 अप्रैल की बात करें तो 20 जिलों में मतदान होना है। शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्ज़ापुर शामिल है। तो इस तरीके से चुनाव होने वाले हैं। और इस बीच 29 अप्रैल को बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहाँपुर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, सीतापुर, अम्बेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र, मऊ में भी मतदान होना है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल यूपी बोर्ड परीक्षाओं के बीच में पड़े चुनाव पंचायत के बीच परीक्षाओं की तिथि आगे बढ़ाए जाने का ऐलान। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें यूपी में पंचायत चुनाव की फिलहाल घोषणा हो गई और इस बीच 4 चरणों में वोटिंग होगी। 15 अप्रैल से 19 अप्रैल से 26 अप्रैल और 29 अप्रैल के बीच वोटिंग होगी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर तिथियों को आगे बढ़ाए जाने की भी संभावना है फिलहाल दिख रही। इस बीच शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने स्वयं कहा कि फिलहाल अब जैसे ही पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाता है उसके बाद तत्काल यूपी बोर्ड के चुनाव का ऐलान हो जाएगा। हालांकि अब आपको बता दें कि यूपी में पंचायत चुनाव के तारीखों का आज ऐलान हो गया। ऐसे में आने वाले समय में छात्रों को लेकर भी, स्टूडेंट को लेकर भी बड़ा ऐलान कर सकते हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। यूपी में गड़बड़ी करने वालों पर चुनाव आयोग की पैनी नज़र होगी। एनएसए के तहत होगी कार्रवाई, सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐलान। यूपी राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के नए तारीखों का ऐलान कर दिया। और इस बीच दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान गड़बड़ी फैलाने वालों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। चुनाव के दौरान सुरक्षा में भी तगड़े इंतजाम रहेंगे और इस बीच जोनल मजिस्ट्रेट के भी खास जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। इसके साथ ही यूपी में आचार संहिता लागू हो गई और इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने 4 चरणों में मतदान कराने का ऐलान भी कर दिया है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।